आज की इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन को अमेंडमेंट कहते हैं, करने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। क्या संविधान के मूलभूत ढांचे, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें परिवर्तन हो सकता है? इसकी विवेचना कीजिए। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो संविधान में प्रोसीजर है अमेंडमेंट का, उसको निर्धारित करता है। इसके अनुसार संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन या निरसन करने की शक्ति प्राप्त है। जो संसद है उसको संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन या फिर निरसन, उसे खत्म करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। जो संशोधन किया जाता है उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो संसद है उसके दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। संसद को आर्टिकल 79 में बताया गया है, राज्यसभा को आर्टिकल 80 में और लोकसभा को 81 में। और इसके प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। संविधान संशोधन का जो विधेयक है उसको संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, और जितने भी लोग हैं, सदन के जितने भी लोग उपस्थित हैं और मतदान वोट देने वाले हैं, उनके कम से कम 2/3 2/3 मेजोरिटी चाहिए उस विधेयक को पारित करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है, इस प्रकार संशोधन की दृष्टि से संविधान के विभिन्न उपबंधों को 3 भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग के लिए पृथक प्रक्रिया अपनाई गई है। संशोधन की प्रक्रिया के लिए, उसके प्रोसीजर के लिए, इसके लिए 3 प्रक्रियाएं हैं, 3 प्रोसीजर हैं। पहला, साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। इस श्रेणी में अनुच्छेद 4, 169 और 239 के आते हैं। इसमें संशोधन के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त है। जो साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है उसमें आते हैं आर्टिकल 4, आर्टिकल 169 और 239 के। फिर है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। इसमें संविधान के अन्य सभी उपबंध आते हैं जो नंबर 1 और 3 में सम्मिलित नहीं है। संविधान संशोधन के लिए 3 प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जिसमें कि 1 और 3 जो हैं वो विशेष बहुमत में नहीं आती हैं। इन उपबंधों के संशोधन के लिए केवल संसद का विशेष बहुमत पर्याप्त है। राज्यों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होता है। विशेष बहुमत के अंतर्गत जो संशोधन होता है उसके लिए राज्यों के उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 बहुमत होने चाहिए। फिर है तीसरी प्रक्रिया, विशेष बहुमत तथा राज्य द्वारा अनुसमर्थन। इसमें विशेष बहुमत और राज्य द्वारा अनुसमर्थन दोनों चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय स्टेट। इस श्रेणी में वे उपबंध आते हैं जो संघात्मक ढांचे से संबंधित हैं। इस श्रेणी में वे प्रोविजन आते हैं जो संघात्मक ढांचे से संबंधित हैं। इन उपबंधों के संशोधन के लिए सबसे कठिन प्रक्रिया अपनाई गई है। इसमें संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के 2/3, संसद के प्रत्येक सदन, दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक 2/3 सदस्यों का बहुमत तथा कम से कम 50% राज्य के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। जो विधानमंडल है उनका भी समर्थन चाहिए। इसमें संसद के दोनों सदन की 2/3 मेजोरिटी और कम से कम 50% राज्यों की विधानमंडल जो है उनका अनुसमर्थन चाहिए। ठीक है, इसमें संसद और विधानमंडल दोनों आएंगे, इनको याद रखना। निम्नलिखित उपबंधों के संशोधन के लिए विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। इन उपबंधों के लिए, इन प्रोविजंस के लिए विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। जो संसद है, संसद के दोनों सदन और जो विधानमंडल है, कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन चाहिए इनमें संशोधन करने के लिए। पहला, राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो कि अनुच्छेद 54 और 55 में बताया गया है। दूसरा,
संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका का विस्तार, जो बताया गया है अनुच्छेद 73 से लेके 162 तक। फिर इसका तीसरा पॉइंट है केंद्र तथा राज्य न्यायपालिका। केंद्र और राज्य की जो न्यायपालिका है उसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया और राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 124 से लेके 147 तक और हाई कोर्ट के लिए 214 से लेके 231 तक और 241। फिर है संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का वितरण, अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। फिर है संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व में अनुसूची 4। और फिर है 7वीं अनुसूची की किसी सूची में। 7वीं अनुसूची में 3 सूची बताई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इनमें भी संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत तथा राज्य द्वारा अनुसमर्थन चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसका 7वां पॉइंट है अनुच्छेद 368 के उपबंधों में। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रियाएं बताई गई हैं। फिर है 8वां पॉइंट है माल एवं सेवा कर परिषद, अनुच्छेद 279 के में। फिर है संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट प्रोसेस। अनुच्छेद 368 का खंड 2 यह कहता है कि संविधान के संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। जो संविधान संशोधन के लिए विधेयक पारित किया जाएगा वो संसद के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है, जब यह विधेयक प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा अर्थात 50% से अधिक तथा उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के बाद संविधान उस विधेयक को निर्बंधों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। जो संशोधन विधेयक है उसको संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और मतदान करने वाले और उपस्थित सदस्यों के कम से कम 2/3 2/3 बहुमत चाहिए और 50% से अधिक राज्यों की अनुमति चाहिए। ठीक है, तब जाके ये संशोधन होगा। फिर है राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव असेंट टू द अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट बिल जो है उस पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई साधारण विधेयक है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे मंजूरी देने की बजाय उसे वापस भेज सकता है। अगर कोई साधारण विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह उसे वापस भेज सकते हैं ताकि संसद दोबारा उस पर विचार कर सके। लेकिन अनुच्छेद 368 के अनुसार जब संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे मंजूरी देने के लिए बाध्य है। अगर राष्ट्रपति के पास कोई साधारण विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति उसे वापस कर सकता है, लेकिन अगर आर्टिकल 368 के तहत कोई विशेष उपबंधों में कोई भी संशोधन करने के लिए दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी असेंट देने के लिए बाध्य होता है, यानी वह इस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जता सकता और इसे मंजूरी देनी होती है। फिर इसके लिए केस है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1951 का ये केस है और ये केस रिलेटेड है मूल संरचना से, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे। यह मामला 1951 में आया था जब संविधान का पहला संशोधन फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था। इस संशोधन के द्वारा कुछ मूल अधिकारों में बदलाव करने का प्रयास किया गया था। शंकरी प्रसाद और अन्य ने इसे चुनौती दी। उनका कहना था कि यह संशोधन संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के तहत राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के मूल अधिकारों को कम करे या उन्हें हटा दे। शंकरी प्रसाद के केस में ये कहा गया था कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे नागरिकों के मूल अधिकार कम हो या फिर वो खत्म हो। इस पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है
और इसे सामान्य कानूनों के रूप में नहीं देखा जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 केवल सामान्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर लागू होता है, संविधान संशोधन पर नहीं। इसलिए संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है और यह संविधान के अनुसार वैध है। आपको इस केस में ये याद रखना है कि जो शंकरी प्रसाद का केस है उसमें मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है, उनमें बदलाव किया जा सकता है। आगे देखते हैं। दूसरा केस है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1965 का ये केस है। इस मामले में संविधान का 17वां संशोधन किया गया था और इसे सज्जन सिंह ने चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क किया कि यह संशोधन मूल अधिकारों के खिलाफ है, जैसा कि शंकरी प्रसाद मामले में हुआ था। शंकरी प्रसाद में भी उन्होंने आवाज उठाई थी कि उनके मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है और इस केस में भी यही कहा गया था कि जो 17वां संविधान संशोधन आपने किया है वो मूल अधिकारों को हनन करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, तो इस संशोधन को इनवैलिड किया जाए। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद के फैसले को ही अपनाया, जो शंकरी प्रसाद के केस में कहा गया था कि मूल अधिकार में संसद को संशोधन करने का अधिकार है, और यही कहा गया था सज्जन सिंह के केस में। और कहा कि यदि संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों को संशोधन से बाहर रखने का इरादा किया होता तो वे संविधान में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान डालते। क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए यह माना गया कि संविधान के द्वारा मूल अधिकारों में बदलाव संभव है। इस केस में आपको याद रखना है कि जो शंकरी प्रसाद का केस था उसमें जो निर्णय दिया गया था उसी को सही माना सज्जन सिंह के केस में। और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों को संशोधन से बाहर रखा होता तो इसके लिए कोई ना कोई प्रावधान किया होता, कोई ना कोई प्रोविजन डाला होता। इसलिए यह माना गया कि संविधान के जो मूल अधिकार हैं उनमें बदलाव किया जा सकता है। जो मैं आपको कीवर्ड बताऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या आपको याद रखना, और आपको आसानी से ये केस याद हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा केस है। इसमें 4 केस हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर बार इन केसों से भी क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से तैयार करना, हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा। इसमें 4 केस हैं, चारों केस के नाम याद रखना और जो इनकी डिटेल्स हैं, आर्टिकल हैं, वो याद रखना, ठीक है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1967 का ये केस है। के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले के निर्णयों शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह को पलटते हुए यह तय किया कि संसद को संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। जो गोलकनाथ का केस था इसमें यह बात कही गई थी कि संसद को संविधान के जो मूल अधिकार हैं उसमें बदलाव करने का अधिकार नहीं है। पहले के 2 केसों में कहा गया था कि संशोधन किया जा सकता है और इस केस में कहा गया है कि संशोधन नहीं किया जा सकता। किसमें? मूल अधिकारों में। मुख्य न्यायाधीश सुब्बाराम ने कहा कि संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 245, 246 और 248 में है, न कि अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 सिर्फ संशोधन की प्रक्रिया, जो संशोधन का प्रोसीजर है उसको बताता है, न कि संशोधन को बदलने की शक्ति, ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 13 में विधि शब्द का अर्थ है कि कोई भी विधि जो मूल अधिकारों को छीनती है या कम करती है वह शून्य होगी। अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों को छीनेगा, खत्म करेगा, तो उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां आती हैं, चाहे वह साधारण विधि हो या संविधान संशोधन विधि हो। मुख्य न्यायाधीश श्री सुब्बाराम के निर्णय के अनुसार संविधान में मूल अधिकारों को नैसर्गिक स्थान प्रदान किया गया और उन्हें संसद की शक्ति से परे रखा गया। इसका अर्थ है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती जिससे मूल अधिकारों पर आघात पहुंचता हो।
इस निर्णय के साथ ही भविष्यलक्षी प्रभाव प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग के सिद्धांत को लागू किया गया है, जिसके अनुसार निर्णय का प्रभाव केवल भविष्यलक्षी होगा। इसका अर्थ है कि जितने संशोधन हो चुके हैं वे विधिमान्य बने रहेंगे, लेकिन इस निर्णय की तिथि से संसद को भाग 3 के उपबंधों में इस रूप से संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा। और इस केस के बाद, जो इस केस की तिथि है, जो इस केस की डेट है, उसके बाद से अगर कोई भी ऐसा संशोधन किया जाता है जो बेसिक स्ट्रक्चर को, मूल अधिकारों को खत्म करता है, उनका हनन करता है, तो वे कानून इनवैलिड हो जाएंगे, जिससे मूल अधिकार का हनन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान का 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए संसद ने संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम पारित किया। इस संशोधन से अनुच्छेद 13 में खंड 4, जो अनुच्छेद 13 है, उसमें खंड 4 क्लॉज 4 को जोड़ा गया, जो यह उपबंधित करता है, जो यह कहता है कि अनुच्छेद 13 में कुछ भी अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए किसी भी संविधान के संशोधन में लागू नहीं होगा। अन्य शब्दों में विधि शब्द के अंतर्गत संविधान का संशोधन नहीं शामिल होगा। 24वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13 में खंड 4 को जोड़ दिया गया और उसमें यह कह दिया गया कि जो भी संशोधन 368 के तहत किए जाएंगे वो 13 में मान्य नहीं होंगे। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि जो मूल संरचना है, मूल अधिकार है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद आता है केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का ये केस है। मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है। जितने भी केस बताए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन की सीमा तय करने वाला ऐतिहासिक फैसला दिया। सवाल यह था कि क्या संसद को संविधान में असीमित संशोधन करने का अधिकार है। ये जो केशवानंद का केस है, इसमें ये सवाल उठाया गया था कि जो संविधान है उसको कितना अधिकार है, संशोधन करने का कितना अधिकार है, क्या उसको असीमित अनलिमिटेड अधिकार है या फिर लिमिटेड अधिकार है। तो ये सवाल उठा था केशवानंद भारती के केस में। सरकार का तर्क था कि संसद संविधान में किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकती है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने कहा कि संसद की शक्ति सीमित होनी चाहिए। जो संसद की शक्ति है वो सीमित होनी चाहिए, असीमित नहीं होनी चाहिए, ताकि वह संविधान के मूल सिद्धांतों को न बदल सके। सुप्रीम कोर्ट ने 7:6 के बहुमत से फैसला दिया कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार तो है, लेकिन वह मूल संरचना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको नहीं बदल सकती। सुप्रीम कोर्ट के 7:6 का मतलब है कि इस केस में, जो केशवानंद भारती का केस है, इसमें टोटल 13 जजों की सीट बैठी थी। इस पॉइंट को नोट कर लेना कि केशवानंद भारती के केस में 13 न्यायाधीश थे, जिसमें 7:6 के बहुमत से फैसला आया था कि 7 लोगों ने इस केस के फेवर में डिसीजन दिया था और 6 लोगों ने इसके फेवर में डिसीजन नहीं दिया था। ठीक है, 7 लोग इसके लिए एग्री हुए थे कि बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जाएगा और 6 लोगों ने कहा था कि किया जाएगा। तो 7 लोग ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस केस की बातों को माना गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस फैसले ने लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसी मूल बातों की रक्षा सुनिश्चित की। जो ये केशवानंद भारती का केस था, इसने लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, उनकी मूल बातों की रक्षा सुनिश्चित की। ठीक है, इसके कीवर्ड द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपको क्या याद रखना है, जिससे ही आपका पूरा क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका निष्कर्ष है, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन संभव है, लेकिन यह मूल संरचना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको नहीं बदल सकती। कौन? संसद। गोलकनाथ, ये नाथ है, थर्मस है ये, मामले ने संसद की शक्ति को सीमित किया है, लेकिन 24वें संशोधन ने इसे फिर से, व केशवानंद भारती केस ने संविधान की अंतिम सीमा तय कर दी।
और मूल संरचना सिद्धांत लागू किया। इस निर्णय ने भारतीय लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों और संविधान की स्थिरता को मजबूत किया। इस केस से फाइनली ये डिसाइड हो गया कि मूल संरचना में, बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मूल संरचना पे भी एक क्वेश्चन आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं इसके कीवर्ड। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है अनुच्छेद 368। जो अनुच्छेद 368 है, इसके तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। जो संविधान संशोधन में प्रोसीजर होता है वो बताया गया है, जिसमें परिवर्तन, निरसन और शक्तियां शामिल हैं। विभिन्न उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। जो भी आर्टिकल 368 के तहत उपबंध दिए गए हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, जिसके अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 169 और अनुच्छेद 239। इन अनुच्छेद को याद रखना। अगर आप इनके सिंपल नाम लिख आओगे और सिर्फ ये लास्ट वाला है इसको डिफाइन कर आओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विशेष बहुमत है फिर स्पेशल मेजोरिटी, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए विशेष बहुमत में। ठीक है, और इसमें नंबर 1 और 3 के जो पॉइंट है वो नहीं आते। आप बस इन दोनों के नाम लिख देना और इसको, जो ये विशेष बहुमत है, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके आना। विशेष बहुमत तथा राज्य द्वारा अनुसमर्थन, जो नंबर 3 वाला प्रोविजन उपबंध दिया गया है उसमें विशेष बहुमत तथा राज्य द्वारा अनुसमर्थन चाहिए। ये जो बहुमत है इसमें कठिन प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसमें प्रत्येक सदन, जो संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनकी 2/3 बहुमत चाहिए और राज्य के जो विधानमंडल है, विधानसभा और विधान परिषद, उसकी कम से कम 50% समर्थन उनका चाहिए, तब जाके कोई संशोधन होगा। और इन उपबंधों में संशोधन की आवश्यकता है किसकी? विशेष बहुमत वाले की। पहला राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका का विस्तार। आर्टिकल 73 से 162, अगर जिसको ये आर्टिकल याद रहे वो लिख देना, जिसको ना याद रहे वो इनकी हेडिंग लिख देना। फिर है संघ, केंद्र तथा राज्य न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 से 147, 147 तक सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए 214 से लेके 231 तक। यहाँ पे 200 है। और अनुच्छेद 141। फिर इसके बाद है, फिर 4th पॉइंट है 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची में। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दी हुई हैं। मैंने कई बार तीनों लिस्टों को बताया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इन लिस्टों को भी याद रखना, अगर वो याद आ जाएं तो उनको भी आप लिख सकते हो। फिर है अनुच्छेद 368 के उपबंधों में। फिर माल एवं सेवा कर परिषद, अनुच्छेद 279 के में। फिर है संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट प्रोसीजर, अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन जो विधेयक है, जो संविधान संशोधन का विधेयक होता है, वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और प्रत्येक सदन, जो राज्यसभा है और लोकसभा है, उसके 2/3 बहुमत चाहिए और जो विधानमंडल है उसके कम से कम 50% अनुसमर्थन चाहिए और राष्ट्रपति की उस पर अनुमति चाहिए और राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। ये बताया हुआ है आर्टिकल 111 में। फिर है इसके महत्वपूर्ण फैसले, जो चारों केस हैं उनको याद कर लेना। पहला शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, AIR 1951, मूल अधिकारों में बदलाव करने का प्रयास। इसमें जो संसद है उसने मूल अधिकारों में बदलाव करने का प्रयास किया था और शंकरी प्रसाद ने जाके उसकी चुनौती दी और कहा कि भाग 3 में जो मूल अधिकार मिले हुए हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अनुसार ठीक नहीं है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इतनी डिटेल याद रखना हर केस में और थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना है अपने शब्दों में। इसके बाद सज्जन सिंह का केस है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, AIR
1965 का ये केस है जिसमें 17वां संविधान संशोधन आया था और इसको चुनौती दी थी सज्जन सिंह ने। उन्होंने कहा कि इसमें मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद के केस को ही सही ठहराया और कहा कि इसमें संशोधन होना संभव है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा केस आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जिसने सारे मामले को पलट दिया। 1967 का ये केस है। इसमें 11 जजों की सीट बैठी थी। शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह, जो इसका मामला था शंकरी प्रसाद का और सज्जन सिंह का, इस मामले को पूरा पलट दिया और कहा कि मूल है, मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 13 जो है वो सही है और इसमें एक बात कही गई थी, ये जो केस है वो भविष्य लक्षी जो निर्णय होंगे उन पर डिपेंड करेगा और इससे पहले जितने भी संशोधन हो चुके हैं वो वैलिड रहेंगे। लेकिन इस तारीख से, जब से ये केस आया है 1967 के बाद से, संविधान में मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद इसका अगला केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 का एक केस है जिसमें 13 जजों की पीठ बैठी थी और उन्होंने कहा था कि संविधान संशोधन की सीमा को तय किया जाए कि संविधान संशोधन की सीमा क्या है। और इसी केस में ये सवाल उठा था कि संविधान में संशोधन करने की सीमा क्या है, क्या संसद को असीमित सीमाएं हैं या फिर सीमित सीमाएं हैं। ठीक है। फिर इसमें जो जजमेंट आया था 7:6 के बहुमत से जजमेंट आया था और उसमें कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर में, मूल संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद इसका निष्कर्ष है। निष्कर्ष आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है। यहीं तक था ये आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इस तरीके से, इस मेथड से आपको ये पूरा क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।